नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। टॉपिक है एरे विद इन क्लास। एरे विद इन क्लास किसे कहते हैं? पॉइंट वाइज देखें। पहला पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि एरे कैन बी डिक्लेयर्ड एज द मेंबर ऑफ अ क्लास। जिस तरीके से आप क्लास के अंदर मेंबर के रूप में वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसी प्रकार से आप क्लास के अंदर मेंबर के रूप में एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी ये आपका वेरिएबल के इक्विवेलेंट माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट, द एरे कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। आप एरे को क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पब्लिक या प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी आपका एरे जो है वो प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है, पब्लिक मेंबर भी हो सकता है या प्रोटेक्टेड मेंबर भी हो सकता है। आइए इस कंसेप्ट को हम लोग एक प्रोग्रामिंग की मदद से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद यहाँ पर एक कांस्टेंट डिफाइन किया गया है, कॉन्स इंट साइज इक्वल टू 5। यानी साइज क्या है? साइज एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स है, क्या? 5। यहाँ पर एक क्लास बनाया गया है, क्लास का नाम स्टूडेंट है और स्टूडेंट क्लास के अंदर रोल नंबर हमारा एक डेटा मेंबर है जो कि एक वेरिएबल है, और मार्क्स ये हमारा दूसरा डेटा मेंबर है जो कि एक एरे है। पहला इंटीजर वेरिएबल है और दूसरा आपका जो है वो एक इंटीजर एरे है। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है? ये दोनों प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे, रोल नंबर और मार्क्स। तो यहाँ पर एरे को क्या कहा जाएगा? एरे को कहा जाएगा कि एरे आपका एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। नाउ पब्लिक सेक्शन में आते हैं। तो पब्लिक सेक्शन के अंदर यहाँ पर गेट डेटा आपका एक मेंबर फंक्शन है, और टीओटी मार्क्स यानी टोटल मार्क्स ये आपका दूसरा मेंबर फंक्शन है। तो इस क्लास के अंदर देखिए, इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल और एक एरे दोनों प्राइवेट हैं और ये दोनों प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे। और गेट डेटा और टोटल मार्क्स ये दो मेंबर फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? तो पब्लिक मेंबर फंक्शन है। क्लास का डेफिनेशन यहाँ पर आपका खत्म होता है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आपका जो गेट डेटा नाम का मेंबर फंक्शन था, पब्लिक मेंबर फंक्शन था, उसको हम लोग क्लास के बाहर जाकर के डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा जाता है। गेट डेटा फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड था, हमने पहले वॉइड लिखा। फिर क्लास का नाम स्टूडेंट, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नाम। फंक्शन के बॉडी में, गेट डेटा फंक्शन की बॉडी में सबसे पहले एक स्टेटमेंट सी आउट इंटर रोल नंबर, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो यूजर एक क्या डालेगा? रोल नंबर। सी इन रोल नंबर, जो भी रोल नंबर यूजर इनपुट करेगा वो रोल नंबर, ये जो आपका प्राइवेट डेटा मेंबर था उसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक फोर लूप लगा रहे हैं, फोर आई इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन साइज। आपको याद होगा साइज का वैल्यू कितना था? साइज का वैल्यू 5 था। यानी ये लूप आई के वैल्यू 0 से लेकर के लेस देन 5 यानी कि 4, यानी 0 से लेकर के कहाँ तक चलेगा? 4 तक चलेगा ये लूप, है ना। अब यहाँ पर देखिए सी आउट इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट आई प्लस 1। तो आई देखिए सबसे पहले क्या होगा? आई सबसे पहले 0 होगा। आप लोग लूप जानते ही होंगे, लूप के ऊपर हम लोगों ने काफी काम किया है, काफी प्रोग्रामिंग भी की है। तो आई इक्वल टू 0, आई 0 से इनिशियलाइज हुआ। क्या ये साइज से छोटा है? साइज मतलब 5, क्या ये 5 से छोटा है? हाँ। सी आउट इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट, तो स्क्रीन पर आएगा इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट, ठीक है, इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? आई प्लस 1, तो आई का वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 1। यानी मैसेज कुछ इस तरीके से आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा कि आपको कहा जा रहा है इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, ठीक है, सब्जेक्ट 1 में मार्क्स डालिए। फिर यहाँ लिखा है सी इन मार्क्स आई, ठीक है। मार्क्स आपका एरे था, आप याद कर लीजिए, है ना। मार्क्स आपका क्या था? एरे था। तो मार्क्स आई के वैल्यू कितना है? आई के वैल्यू 0 है। तो मार्क्स 0 यानी एरे का जो पहला एलिमेंट है उसमें आप पहला मार्क्स डालेंगे, यानी जो भी आप मार्क्स आप डालेंगे वो उस स्टूडेंट का पहला मार्क्स कहलाएगा। अब ये जो लूप है, आप लोग फोर लूप तो जानते ही होंगे, तो ये फोर लूप जो है 5 बार चलना है। आई का वैल्यू 0 के लिए, आई का वैल्यू 1 के लिए। 1 के लिए कैसे? क्योंकि जब आप ये काम कर लेंगे, है ना, एक बार काम करके आप जब वापस जाएंगे तो आई प्लस प्लस आई का वैल्यू बढ़ करके 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ कंडीशन फिर चेक होगा कि आई इज लेस देन साइज। तो आई आपका यहाँ पर 1 है, 1 हो चुका है, तो 1 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू।
कंडीशन ट्रू तो फिर से आएंगे आप नीचे यहाँ पर सी आउट एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट। ठीक है, इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट, इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट। आई मेरा अभी क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, तो 1 + 1 क्या, 2। तो स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, यानी सब्जेक्ट 2 में मार्क्स डालिए। तो फिर आप यहाँ पर एक कोई मार्क्स डालेंगे, है ना। तो इस बार तो आई की वैल्यू 1 हो चुका है, तो इस बार जो है कहाँ स्टोर होगा आपका, मार्क्स 1 वाले में। पहला मार्क्स 1 में कुछ ने कुछ आपने मार्क्स डाला होगा, मान लीजिए 45। दूसरा आपने मार्क्स डाला होगा मान लीजिए 60, है ना। तो ये लूप कितनी बार चला, अभी 2 बार। इसका टोटल कितनी टाइम चलना है, 5 टाइम, 0 से लेकर के 4 तक, है ना। 0 से लेकर 4 यानी कि 5 बार ये लूप चलना है। तो आई का वैल्यू 0 के लिए, आई का वैल्यू 1 के लिए लूप चलेगा, आई का वैल्यू 2 के लिए लूप चलेगा, आई का वैल्यू 3 के लिए लूप चलेगा, और आई का वैल्यू 4 के लिए ये लूप चलेगा। इस प्रकार से टोटल 5 वैल्यूज स्टोर होंगे किसमें, इस मार्क्स नाम के एरे में। ठीक है, आपको याद दिला दें, ये आपका जो मार्क्स नाम का है ना, साइज क्या था, साइज 5 था। तो ये मार्क्स नाम के एरे में 5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर होगा, किसके माध्यम से, इस लूप के माध्यम से और इस फंक्शन के माध्यम से। क्योंकि ये लूप जो है इस फंक्शन के अंदर है, और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के डेफिनेशन में जब आएंगे, तो रोल नंबर पहले स्टोर होगा, उसके बाद ये लूप 5 टाइम्स चलेगा और 5 सब्जेक्ट में मार्क्स स्टोर होगा। तो मार्क्स आपका कहाँ कहाँ स्टोर होगा, आपको यहाँ पर बतला दूं। आपका एरे का नाम तो मार्क्स है, ठीक। पहला वैल्यू जो स्टोर होगा वो होगा मार्क्स 0 इंडेक्स में। दूसरा जो होगा वो मार्क्स 1 इंडेक्स में। तीसरा जो होगा वो मार्क्स 2 इंडेक्स में। फिर अगला जो होगा वो मार्क्स 3 इंडेक्स में। फिर अगला जो होगा वो मार्क्स 4 इंडेक्स में। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपका 5 मार्क्स जो है आप स्टोर करा लेंगे। ये मार्क्स 0, ये मार्क्स 1 लोकेशन, ये मार्क्स 2 लोकेशन, ये मार्क्स 3 लोकेशन, और ये मार्क्स 4 लोकेशन। मान लीजिए यहाँ पर एक में मार्क्स 45 आया, एक में 90 आया, एक में 45 आया, एक में 50 आया और एक में 60, यानी हमने ये डेटा इनपुट किया, ये 5 मार्क्स हमने इनपुट किया होगा। ये लूप के बाद ये फंक्शन हमारा काम कर जाएगा, तो यूजर रोल नंबर एक डाल देगा, डाल चुका होगा, और 5 सब्जेक्ट में मार्क्स डाल चुका होगा। नाउ हमारा दूसरा फंक्शन था टोटल मार्क्स। इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं क्लास के बाहर, वॉइड, यानी फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड था। क्लास का नाम है स्टूडेंट, स्कोप, रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम। ये फंक्शन क्यों बनाया गया है, कमेंट करके बताया गया है, कैलकुलेटिंग टोटल मार्क्स। इंट टोटल इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग एक टोटल नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, और उसमें फिलहाल क्या रहेगा, वो 0 रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी वैल्यू जोड़ा नहीं गया है, यानी कोई भी मार्क्स जोड़ा नहीं गया है, तो टोटल में 0। फिर यहाँ पर एक फोर लूप लगाया जा रहा है, और फोर लूप का ये बॉडी होगा, जहां पर लिखा हुआ है टोटल प्लस इक्वल टू मार्क्स आई। तो यहाँ पर देखिए फोर लूप लग रहा है, तो यहाँ भी आई का वैल्यू 0 होगा, आई का वैल्यू बढ़ के 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और आई का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, तो आई का वैल्यू 0 के लिए क्या होगा कि मार्क्स आई, यानी मार्क्स 0 में जो डेटा है वो टोटल नाम के वेरिएबल में जोड़ दिया जाए, है ना। यहाँ जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टोटल प्लस इक्वल टू मार्क्स आई। इसका मतलब ये हो गया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको पहले बताया भी है मैंने, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स आई, यानी टोटल का नया वैल्यू बराबर टोटल का पुराना वैल्यू। पुराना वैल्यू कितना था, 0, प्लस मार्क्स आई। ठीक, आई कितना है अभी, 0 है। आ जाइए पीछे, मार्क्स 0 में क्या था, मार्क्स 0 में 45 था। ठीक, तो ये 45 जो है यहाँ पर 0 प्लस 45 यानी कि 45 हो गया, यानी मार्क टोटल का वैल्यू है ना, टोटल का वैल्यू 45। फिर यहाँ सब जाएंगे आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू पहले 0 था, अब आई का वैल्यू 1 हो गया। अब मार्क्स 1 का जो डेटा है वो जुड़ेगा इसी तरीके से। ठीक है, किस तरीके से जुड़ना है इसको, ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा कि फिर से टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। ठीक, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा इस तरीके से कि पुराना टोटल क्या था, 45 प्लस मार्क्स आई, आई अब क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो यहाँ पर आइए,
मार्क्स वन में डेटा क्या था, 90 था, है ना, 90 था। तो यहाँ पर मार्क्स वन का डेटा 90, 135 हो गया आपका यहाँ पर। अब 135 होने के बाद, है ना, फिर से आप यहाँ से जाएंगे, क्योंकि आप ध्यान देना, ये लूप है और ये लूप का बॉडी है। जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार हम लूप के बॉडी के पास जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, अब आई का वैल्यू बढ़ करके 2 हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा हम लोग का, और यहाँ पर टोटल क्या हो चुका है, टोटल हो चुका है 135, क्योंकि पिछले वैल्यू के साथ मार्क्स का जो वैल्यू है ना, मार्क्स जीरो का वैल्यू को जोड़ रहे हैं, फिर मार्क्स वन का वैल्यू को जोड़ रहे हैं, अब मार्क्स टू का वैल्यू को जोड़ेंगे। मार्क्स टू में क्या है, मार्क्स टू में अगेन यहाँ पर 45 है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या हो चुका है हम लोगों का, ये 135 हो चुका है, और मार्क्स टू में क्या है, 45 है। इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 180, ठीक है। यानी अभी मार्क्स जीरो का डेटा, मार्क्स वन का डेटा और मार्क्स टू का डेटा यहाँ पर ऐड हुआ है। इसी प्रकार से बाकी दो डेटा भी ऐड हो जाएगा, 50 और 60 भी ऐड हो जाएगा, यानी 110 इसमें और ऐड हो जाएगा आपका, 110, 0, 9, 290, यानी टोटल में क्या आ चुका होगा, फाइनली 290 आ चुका होगा। और जब ये आपका लूप खत्म होगा, है ना, तो आप कहाँ आएंगे, तब आप आएंगे यहाँ पर सी आउट स्लैश एन, यानी दो लाइन गैप करने के बाद टोटल मार्क्स इक्वल टू, है ना, आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, टोटल मार्क्स टोटल। तो आपके टोटल में क्या आया है, फाइनली 290 आया है, तो टोटल मार्क्स 290 ऐसा क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो आपको यहाँ पर दोनों फंक्शन समझा दिया गया है कि दोनों फंक्शन क्या क्या काम करेगा। अब जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि ये लूप कैसे काम करता है, तो उनको ओवरव्यू सी प्लस प्लस उन लेक्चर को जाकर के देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि इन चीजों को फॉर लूप के बारे में जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी इसका कंसेप्ट है, वो वहां पर काफी डिटेल से बताया गया है। यहाँ पर हम लोग उतना डिटेलिंग नहीं करेंगे फॉर लूप को लेकर के, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझना है, ना कि फॉर लूप को। फॉर लूप आपको पहले से ही स्ट्रॉन्ग करके आना होगा, एरे का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके आना होगा, तब जा करके आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ये सारा टॉपिक को समझेंगे। इसलिए स्टूडेंट को यहाँ पर एक मशवरा है कि सीरियल वाइज जो है वो लेक्चर्स को देखें। सबसे पहले आप ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस देखें, उसके बाद सीरियल वाइज बाकी जो है चैप्टर्स और लेक्चर्स को देखें। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर मेन फंक्शन के पास। मेन फंक्शन में स्टूडेंट हमारा क्लास का नाम है, और STU ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है। स्टूडेंट क्लास और STU क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्लास हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ लिखा है stu डॉट गेट डेटा। अब stu जो है वो तो हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट डेटा जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा मेंबर फंक्शन। और कैसा मेंबर फंक्शन है, पब्लिक मेंबर फंक्शन है। और आपको रूल बताया गया है कि किसी भी पब्लिक मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। तो यहाँ से गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन के डेफिनेशन के पास जाएंगे, और आपका फंक्शन का डेफिनेशन गेट डेटा का ये है। आपसे रोल नंबर मांगेगा, आप रोल नंबर को इनपुट करेंगे, जैसे मान लीजिए 30। उसके बाद ये लूप चलेगा, ये आपसे 5 सब्जेक्ट में मार्क्स मांगेगा, आप 5 सब्जेक्ट में मार्क्स इनपुट करेंगे, ठीक है, जैसे भी हमने किया था 45, 90, 45, 50 और 60। ये काम खत्म हो जाएगा गेट डेटा का, तो वापस आएंगे आप मेन फंक्शन में, क्योंकि इसका काम क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब आप आते हैं यहाँ पर stu डॉट टोट मार्क्स। अब ये जो टोट मार्क्स है, ये भी तो आपका पब्लिक फंक्शन है, और पब्लिक मेंबर फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के द्वारा डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल करते हैं। तो यहाँ भी ये टोट मार्क्स नाम का जो पब्लिक फंक्शन है वो कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन के डेफिनेशन के पास जाएंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ क्या क्या काम हुआ वो आपको तो मालूम ही है ना, किस प्रकार से सारे मार्क्स को यहाँ पर ऐड किया गया फॉर लूप लगा करके, और उसके बाद टोटल मार्क्स इक्वल टू टोटल, यानी कि 290 प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर देगा, यानी इस फंक्शन का काम खत्म हो गया। फंक्शन का काम जब खत्म हो गया तो वापस आप जाएंगे वापस मेन में कहा आएंगे, रिटर्न जीरो के पास, एंड देन आपका प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो ये था आपका एरे विद इन क्लास। ये जो भी कोडिंग है, ये कोडिंग जरा भी टफ नहीं है। इसमें वो सारे कंसेप्ट है जो कि ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस चैप्टर में आपने पढ़ा था। जिनका ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको दिक्कत होगा यहाँ पर समझने में, और जिनका क्लियर है उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एरे जो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, तो यहाँ पर जो भी एरे के बारे में अभी मैंने प्रोग्राम में बताया, उनको समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ क्लास एंड इट्स मेंबर। क्लास का स्कोप और उसका मेंबर। अ क्लास इन C++ represent a group of data and associated functions divided into one or more of these parts, public, private and protected। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि C++ में जो क्लास होता है, क्लास जो होता है वो डेटा और उससे जुड़ा हुआ फंक्शन का क्या होता है, ग्रुप होता है। और डेटा यानी वेरिएबल जिसको हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं, और फंक्शन जिसको हम लोग मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअली क्लास जो होता है वो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का ग्रुप होता है, और इन मेंबर को, है ना, मेंबर मतलब दोनों, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों, इन मेंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, है ना, पब्लिक में, प्राइवेट में, प्रोटेक्टेड में। तो यहाँ पर हम लोग को बारी बारी से समझना है कि पब्लिक मेंबर का मतलब क्या, प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या, और प्रोटेक्टेड मेंबर का मतलब क्या। बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक मेंबर्स की। पब्लिक मेंबर्स आर मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब यहाँ पर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों से है। तो पब्लिक मेंबर वैसे मेंबर होते हैं दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन, जिसको किसी भी फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। किसी भी फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यानी जो मेरा पब्लिक मेंबर होता है उसको हम लोग किसी भी फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, वेदर मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास और नॉन मेंबर फंक्शन। चाहे वो मेंबर फंक्शन ही क्यों ना हो, चाहे कोई नॉन मेंबर फंक्शन। नॉन मेंबर फंक्शन का मतलब जो क्लास का फंक्शन नहीं है। जो क्लास का फंक्शन नहीं है उसको नॉन मेंबर कहेंगे। जैसे कि आपका मेन फंक्शन हो गया, तो मेन फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन क्या क्लास के अंदर बनाया गया था? नहीं। ठीक है, तो मेन फंक्शन कैसा फंक्शन है? नॉन मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पब्लिक मेंबर होते हैं वो ऐसे मेंबर होते हैं जिसको किसी भी फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, चाहे मेंबर फंक्शन के द्वारा चाहे नॉन मेंबर फंक्शन के द्वारा। हालांकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक कोडिंग के माध्यम से देखा था कि हमारा जो पब्लिक मेंबर फंक्शन था उसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के द्वारा भी एक्सेस किया था, तो वो रूल भी इसमें शामिल रहेगा। लेकिन यहाँ पर खास जोर दिए दिया जा रहा है कि पब्लिक मेंबर्स को आप किसी भी फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो चाहे वो नॉन मेंबर फंक्शन हो। इस चीज को समझने के लिए हम लोग छोटा सा एक प्रोग्राम कोड देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है जिस क्लास का नाम एक्स है। इसके पब्लिक सेक्शन में हमारा एक ए नाम का वेरिएबल है। ए वेरिएबल यानी डेटा मेंबर है। इसके बाद SQR नाम का एक फंक्शन है जिसमें हम लोग आर्गुमेंट के रूप में ए पास कराएंगे, और ये क्या रिटर्न करेगा? फंक्शन रिटर्न करेगा ए इंटू ए, यानी स्क्वायर रिटर्न करेगा। ये तो हो गया क्लास। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ एक्स OB1। अब एक्स क्लास है और OB1 क्या है? OB1 एक ऑब्जेक्ट है। अब मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। मेन फंक्शन लीजिए नॉन मेंबर फंक्शन। ये जो SQR है ये मेंबर फंक्शन है क्योंकि ये क्लास के अंदर बना है, तो ये मेंबर फंक्शन है। और मेन जो है ये मेरा नॉन मेंबर फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन आपने क्लास के अंदर नहीं बनाया है। इसके बाद मेन फंक्शन के अंदर आपके पास देखिए एक वेरिएबल है बी नाम का, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है OB1.A=10। अभी आपको बताया गया था कि जो मेरा पब्लिक मेंबर होता है, जैसे ये ए पब्लिक मेंबर है, पब्लिक मेंबर को हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके एक्सेस कर सकते हैं। तो वही रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है कि OB1.A=10, यानी इस ए में क्या स्टोर करा दिया गया? 10 स्टोर करा दिया गया। किस तरीके से? इस तरीके से OB1.A=10 ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके हम लोग ये पब्लिक डेटा मेंबर को इस तरीके से एक्सेस किए, 10 स्टोर करवाएं। अब यहाँ लिखा हुआ B=OB1.SQR। अब OB1 क्या है? OB1 हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और स्क्वायर क्या है? तो स्क्वायर मेरा पब्लिक फंक्शन है। तो क्या पब्लिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट के द्वारा डॉट ऑपरेट लगा करके एक्सेस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पिछला प्रोग्राम में भी हमने देखा था। ये तो हुआ। अब OB1.SQR, और यहाँ पर पैरेंथेसिस में 15 है। जैसे आप देख रहे थे ना, SQR यहाँ पर पैरेंथेसिस में ए है तो यहाँ 15 पास कराया गया। दैट मीन्स ये फंक्शन कॉल होगा तब कहाँ जाएंगे? फंक्शन के डेफिनेशन के पास। ये 15 कॉपी हो जाएगा किसमें? ए में। और ये 15 × 15 यानी 225, है ना। ये 225 क्या होगा? रिटर्न होगा कहाँ? जहाँ कॉल हुआ था, यानी इस जगह पर। यानी कहाँ? इस जगह पर। और वो जो 225 है जो यहाँ पर रिटर्न होगा, 225 जो कि यहाँ पर रिटर्न होगा, वो किसको मिल जाएगा? वो बी को मिल जाएगा, यानी बी में स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार बी में क्या हो जाएगा? 225 स्टोर हो जाएगा। देन यहाँ पर प्रोग्राम आपका फिर एंड हो जाता है। देखिए इस प्रोग्राम में समझने लायक चीज जो है वो ये, मेन क्या था? मेन एक नॉन मेंबर फंक्शन था। ठीक। और ये जो आपका ए है और आपका जो SQR है, ये क्या थे?
ये आपके पब्लिक मेंबर थे। ये क्या थे? ये आपके पब्लिक मेंबर थे। ठीक है, मानते हैं यहाँ पर कि पब्लिक मेंबर को आपने ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके एक्सेस किया, लेकिन आपने ये भी तो किया कि ये जो पब्लिक मेंबर है इसको आपने मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस किया। मेन फंक्शन के अंदर आपने इनको यूज किया, चाहे ए नाम का वेरिएबल हो, डेटा मेंबर हो, चाहे एस्क्यूआर नाम का मेंबर फंक्शन हो। तो आप कह सकते हैं कि पब्लिक मेंबर को हम लोग नन मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, है ना। पब्लिक मेंबर को हम लोग नन मेंबर फंक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नन मेंबर वाला कंसेप्ट समझाया गया है। बाकी जो रूल में बताया गया था कि पब्लिक मेंबर को हम लोग, है ना, पब्लिक मेंबर को हम लोग मेंबर फंक्शन के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं, वो हम लोग किसी और प्रोग्राम में देख लेंगे। अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा कि हमने यहाँ पर पब्लिक मेंबर को एक नन मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर आर द क्लास मेंबर दैट आर हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए जो मेंबर, क्लास के मेंबर छुपा हुआ होता है, वो प्राइवेट मेंबर होता है। यानी जिस भी डेटा को या जिस भी मेंबर को हम आउटसाइड वर्ल्ड छुपा के रखना चाहते हैं, उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे? उसे हम लोग प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखेंगे, या कहें उसको हम लोग प्राइवेट बनाएंगे। द प्राइवेट मेंबर इंप्लीमेंट द उप कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। ये जो प्राइवेट मेंबर है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो डेटा हाइडिंग एक कंसेप्ट होता है उसको इंप्लीमेंट करता है। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि बताइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि जब हम लोग क्लास बनाते हैं तो कुछ चीज़ों को हम लोग प्राइवेट सेक्शन के अंदर रखते हैं, प्राइवेट के दायरे में रखते हैं, और इस प्रकार से डेटा हेडिंग को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। आगे बताया गया है कि द प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी यूज ओनली बाय मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड ऑफ द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। यहाँ पर गौर करना है आपको कि प्राइवेट मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि प्राइवेट मेंबर को केवल मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, नॉन मेंबर के द्वारा नहीं। केवल मेंबर फंक्शन के द्वारा या उस क्लास का जो फ्रेंड है उसके द्वारा। अब ये जो बात यहाँ कहा गया है कि उस क्लास का जो फ्रेंड है, इस चीज को अभी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा दूर रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड क्लास क्या होता है, इसके बारे में आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आप केवल फोकस इस पे बना के रखिए, मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है प्राइवेट मेंबर को, और थोड़ा सा दिमाग में ये रखिए फ्रेंड फंक्शन के द्वारा भी। नाउ हम लोग यहाँ पर एक कोड देखते हैं। एक हमारा क्लास है, प्राइवेट सेक्शन में देखिए ए नाम का आपका डेटा मेंबर, एसक्यूआर नाम का मेंबर फंक्शन। सेम चीज है, पिछला वाला ही कोड है, बस हमने यहाँ पर इसको प्राइवेट बना दिया है। पिछले बार ये दोनों पब्लिक थे। पब्लिक सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर बी नाम का एक वेरिएबल है, ट्वाइस नाम का एक फंक्शन है। ट्वाइस नाम के फंक्शन में आई आर्गुमेंट पास कराया जाएगा, और ये क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा 2 × i, यानी उसका दोगुना रिटर्न करेगा। ट्वाइस यानी दोगुना रिटर्न करेगा। तो ट्वाइस फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर बता दिया गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक tsq फंक्शन है, जो क्या करेगा? सबसे पहले ये काम करेगा, इंट p इक्वल टू sqri, यानी इस फंक्शन को कॉल कराया जा रहा है। ठीक, ये क्या है? प्राइवेट है। प्राइवेट को कैसे एक्सेस कर रहे हैं? tsq नाम के मेंबर फंक्शन के द्वारा। यानी एक प्राइवेट को एक्सेस किया जा रहा है मेंबर फंक्शन के द्वारा। यही तो रूल पढ़ रहे थे अभी। ये प्राइवेट मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? प्राइवेट मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है किसके द्वारा? मेंबर फंक्शन के द्वारा। तो एसक्यूआर आपका प्राइवेट फंक्शन था, इसको एक्सेस किया जा रहा है इस मेंबर फंक्शन के द्वारा। ये काम होने के बाद आप यहाँ आते हैं, इंट क्यू इक्वल टू ट्वाइस। अब ट्वाइस नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, गौर कीजिएगा। ट्वाइस, ये ट्वाइस कैसा है? पब्लिक है। और टीएसक्यू कैसा है? पब्लिक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ट्वाइस है ना, ये टीएसक्यू के अंदर से कॉल कराया जा रहा है। टीएसक्यू भी पब्लिक है और ट्वाइस भी पब्लिक है। तो आप कह सकते हैं कि एक पब्लिक फंक्शन को आप मेंबर फंक्शन, मेंबर मतलब क्लास के अंदर का, आप एक पब्लिक मेंबर फंक्शन को उसी क्लास के फंक्शन के द्वारा यानी मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ये रूल भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग पब्लिक के बारे में, कि पब्लिक जो मेंबर होता है उसको हम लोग किसी भी फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, नन मेंबर के द्वारा और मेंबर फंक्शन के द्वारा। नन मेंबर के जरिए मुझे दिखाना था तो मैंने दिखा दिया था। ये हम लोग मेन फंक्शन के अंदर भी जा करके पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर रहे थे, और अब यहाँ पर ये ट्वाइस नाम का जो आपका पब्लिक मेंबर है उसको हम लोग टीएसक्यू नाम के मेंबर फंक्शन के द्वारा क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिटर्न क्यू लिखा गया। तो ये चीजें समझ में आएंगी थोड़ी देर बाद।
अभी प्रोग्राम कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्स ओबी वन आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और एक्स आपका क्या है, एक्स आपका क्लास है। याद रखना प्रोग्राम कहाँ से रन करता है, मेन से। ठीक है, तो स्टार्ट आपका यहाँ से होता है। ob1.b=5, ob1.b=5। अब एक्स क्लास है और एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट ob1 है और बी जो है ये मेरा पब्लिक है। तो आपको याद होगा ना कि पब्लिक मेंबर को ऑब्जेक्ट के द्वारा डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं, तो इस प्रकार से बी में आप 5 स्टोर कर देंगे। लेकिन यहाँ लिखा गया ob1.a=2, यहाँ एरर हो जाएगा क्योंकि ए जो है ये मेरा प्राइवेट है और प्राइवेट को हम ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, है ना। ए आपका प्राइवेट है, आप देख लीजिए। ए आपका यहाँ पर क्या है, प्राइवेट है और प्राइवेट को ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करना चाहे, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। आगे चलते हैं। ob1.twice, ट्वाइस मेरा पब्लिक फंक्शन था और पब्लिक फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, तो ट्वाइस फंक्शन कॉल होगा और आर्गुमेंट कितना पास कराया गया, 10। तो चलिए ट्वाइस फंक्शन के पास, जब आप ट्वाइस के पास जाते हो तो यहाँ पर आर्गुमेंट पास कराया गया था 10। ठीक, यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, 2 × i का वैल्यू 10 यानी कि 20, यानी 20 रिटर्न करेगा। ये फंक्शन कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से कॉल हुआ था, यानी इस जगह पर क्या रिटर्न होकर के आ जाएगा, इस जगह पर रिटर्न होकर आ जाएगा 20। नेक्स्ट ob1.sqr, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि sqr एक प्राइवेट है और प्राइवेट फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हो गया रॉन्ग। ob1.tsq10, tsq आपका पब्लिक फंक्शन था, पब्लिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, तो tsq फंक्शन को कॉल करा रहे हैं और आर्गुमेंट 10 पास करा रहे हैं, तो चलिए tsq फंक्शन के पास चलते हैं। ये आपका यहाँ पर tsq फंक्शन है, यहाँ पर ये i का वैल्यू 10 पास कराया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आर्गुमेंट 10 है तो i मतलब 10। सबसे पहले इसके पास जाएंगे, यहाँ से स्क्वायर फंक्शन कॉल हो रहा है, ये पब्लिक है मतलब मेंबर फंक्शन है और ये प्राइवेट है, तो एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन को आप उसी क्लास के किसी भी फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, यानी प्राइवेट मेंबर को मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंबर फंक्शन से ये कॉल होगा, स्क्वायर फंक्शन कॉल होगा, तो आप यहाँ पर जाएंगे। ये आई का वैल्यू क्या मिला हुआ, आई का वैल्यू 10 मिला हुआ है, तो आपको यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। रिटर्न 10 × 10 यानी कि कितना हो गया, 100, तो यहाँ पर 100 रिटर्न होगा इस जगह पर। और ये 100 किसको मिल जाएगा, पी को, यानी कि p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ SQR, फंक्शन की डेफिनेशन के पास गए, इसने a रिटर्न किया, यहाँ से आर्गुमेंट में 10 गया था तो 10 दो बार मल्टीप्लाई होकर के 100 बन के यहाँ रिटर्न वो 100 p में स्टोर हो गया, काम खत्म। यहाँ आते हैं इंट q इक्वल टू ट्वाइस p, अब ट्वाइस नाम का फंक्शन कॉल होगा। जब आपका ट्वाइस नाम का फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि p मेरा 100 स्टोर है, ट्वाइस नाम का फंक्शन कॉल होगा, आप यहाँ पर जाएंगे, p क्या था, 100 था। ठीक है, तो ये p का वैल्यू इस i में क्या हुआ, कॉपी हुआ। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू चल रहा है। अब रिटर्न 2 × i का वैल्यू कितना, 100, तो 200 रिटर्न होगा यहाँ पर। वो 200 किसको मिल जाएगा, q को, यानी q में क्या आ गया, q में 200 हो गया। फिर बोलता रिटर्न q का वैल्यू को रिटर्न कीजिए, 200 को रिटर्न कीजिए, कहाँ रिटर्न कीजिए, जहाँ ये tsq फंक्शन कॉल हुआ था। तो tsq फंक्शन कहाँ कॉल हुआ था, tsq फंक्शन यहाँ कॉल हुआ था, तो इस जगह पर 290 क्या हो जाएगा, सॉरी 200 क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। इस लाइन का भी काम खत्म। फिर आप यहाँ पर आएंगे रिटर्न 0 और फिर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, आपको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, बार बार देखेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, बार बार देखेंगे तो धीरे धीरे ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। और वीडियो देखते समय आपको जो है पूरा कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आपका ध्यान अगर इधर उधर जाता है तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।